छात्रों, इल्तुतमिश द्वारा अपनी जो समस्याओं का वो निजात पा रहा था, उसके अंदर उसने खोखर जाति की जो उसके समस्या थी उसके समक्ष उस समस्या का उसने समाधान करने का प्रयास किया। खोखर जाति छात्रों, खोखर जाति लंबे समय से इल्तुतमिश का प्रतिरोध कर रही थी और खोखर जाति ने पंजाब जो सिंधु तथा झेलम नदी, कौन सी नदी छात्रों? सिंधु तथा झेलम नदी, सिंधु तथा झेलम नदी है उसके क्षेत्र में, उस क्षेत्र में जो खोखरों ने अपने साम्राज्य की स्थापना कर ली थी, एक मजबूत शक्तिशाली संगठन बना लिया था और सिंधु तथा झेलम के बीच जो उपजाऊ क्षेत्र था उस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। यह खोखरों की बढ़ती हुई शक्ति से इल्तुतमिश परेशान हुआ और इल्तुतमिश ने इनकी शक्ति को दबाने का प्रयास किया। इल्तुतमिश से तथा खोखरों के मध्य प्राचीन समय से ही जो मतलब लंबे समय से ही क्या चल रही थी? शत्रुता चल रही थी। कारण शत्रुता का क्या था कि 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का जो अंतिम अभियान है, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान मोहम्मद गोरी का जो अंतिम अभियान है वो किसके विरुद्ध है? खोखर जाति के विरुद्ध होता है। मोहम्मद गोरी 1206 ईस्वी में खोखर जाति पर आक्रमण करता है और आक्रमण करने के बाद खोखर जाति से इसका जो संघर्ष होता है, इस संघर्ष में मोहम्मद गोरी की क्या होती है? मृत्यु हो जाती है। तो 1206 ईस्वी में खोखर जाति से युद्ध करते हुए मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बनता है, उस समय वो खोखर जाति को दबाने में खोखर जाति को दबा नहीं पाता है और खोखर जाति क्या करती है? अपनी शक्ति में विस्तार प्रारंभ कर देती है। परंतु जब इल्तुतमिश 1211 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बनता है, तब उसके समक्ष जो समस्याएं थी, जैसे खोखर जाति की जो समस्या है, उसके समक्ष इस खोखर जाति की बढ़ती हुई शक्ति को वो रोकने के लिए क्या करता है? आक्रमण करता है। और इल्तुतमिश क्या करता है? सियालकोट, पंजाब क्षेत्र में आता है, सियालकोट, जालंधर, नंदना, जो पंजाब के ये क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों पर जहाँ पर खोखर जाति का बाहुल्य है, खोखर जाति की अत्यधिक शक्ति है, तो यहाँ पर क्या करता है? इल्तुतमिश इन क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से खोखर जाति का जो इल्तुतमिश दमन करता है। खोखर जाति की समस्या से निजात पाने के बाद में इल्तुतमिश क्या करता है? दोआब क्षेत्र की समस्या, उसके समक्ष एक और जो समस्या थी दोआब क्षेत्र की समस्या, उसके समाधान में जुड़ जाता है। दोआब क्षेत्र छात्रों उत्तर प्रदेश में स्थित था। कहाँ स्थित था ये? उत्तर प्रदेश में स्थित था। गंगा तथा यमुना नदियों के जो गंगा है और यमुना जो गंगा नदी है और जो यमुना नदी है, इन नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र था वो क्या कहलाता था? दोआब क्षेत्र। ये अत्यंत ही उपजाऊ क्षेत्र था और उत्तर प्रदेश में विद्यमान था। इस क्षेत्र में क्या हो रहा था कि इल्तुतमिश के समय जो अनेक जो दोआब क्षेत्र के राज्य थे वो राज्य स्वतंत्र हो गए। जैसे बदायूं का पहले इल्तुतमिश गवर्नर भी रह चुका था। बदायूं दोआब क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे ये। बदायूं, कन्नौज, अवध, रुहेलखंड, बहराइच, बहराइच, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे ये सभी जो दोआब क्षेत्र में आते थे। बदायूं, कन्नौज, अवध, रुहेलखंड, बहराइच। तो इन क्षेत्रों में ये क्षेत्र इल्तुतमिश के समय स्वतंत्र हो चुके थे। इन्होंने इन क्षेत्र के राजाओं ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बना, तब उसकी कमजोर प्रशासनिक स्थिति, कमजोर सैनिक स्थिति तथा कमजोर राजनीतिक स्थिति को देखा और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक विशाल जो ये दोआब क्षेत्र के अंतर्गत जो ये राज्य थे, इन राज्यों ने क्या किया? अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। और ये लगातार इल्तुतमिश को अपना शासक, इल्तुतमिश के प्रति भी ये प्रतिरोध कर रहे थे। इल्तुतमिश को शासक मानने से इन्होंने क्या किया? मना कर दिया। तो इस प्रकार से जो
इल्तुतमिश के समक्ष समस्या थी दोआब के क्षेत्र बदायूं, कन्नौज, रुहेलखंड, बहराइच, अवध, यहाँ पर इसने इन क्षेत्रों पर इसने अपनी सेना द्वारा इन क्षेत्रों पर वह पुनः कब्जा किया और इन क्षेत्रों में हो रहे विद्रोह को इसने दबाया। तो इस प्रकार से छात्रों दोआब क्षेत्र में इल्तुतमिश ने क्या किया, शांति स्थापित की। दोआब क्षेत्र में शांति स्थापित करने के बाद इसके समक्ष एक समस्या और थी, वो समस्या थी इसके समक्ष की बंगाल की समस्या। कौन समस्या थी छात्रों? बंगाल की समस्या, बंगाल की समस्या। बंगाल दिल्ली से अत्यंत ही दूरी पर स्थित था और दिल्ली इल्तुतमिश द्वारा बंगाल पर कब्जा स्थापित कर लिया गया था, परंतु बंगाल अत्यधिक दूरी पर होने के कारण जिसे भी बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया जाता था, ये समय समय पर जो दिल्ली सुल्तानों के प्रति विद्रोह कर देते थे। 1236 ईस्वी में इवाज, 1236 ईस्वी में इवाज बंगाल का ये प्रमुख विद्रोही था। 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इवाज पर आक्रमण किया और इवाज को पराजित कर दिया। 1236 ईस्वी में इसे छात्रों यहाँ पर 1226 ईस्वी करना है, 1226 ईस्वी। 1226 ईस्वी में इवाज पर आक्रमण कब किया छात्रों? 1226। कब किया आक्रमण? 1226 ईस्वी में इवाज पर आक्रमण किया गया। बंगाल की जो समस्या थी उसके अंतर्गत समस्या का निर्धारण, समस्या को दूर करने के लिए 1226 ईस्वी में इवाज पर आक्रमण किया गया और एक बार पुनः बंगाल पर इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त करी, परंतु कुछ समय पश्चात ही 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश को एक बार पुनः बंगाल पर आक्रमण करना पड़ा। कब करना पड़ा? 1230 ईस्वी में। एक बार पहला आक्रमण कब किया? 1226 ईस्वी में किया। दूसरा आक्रमण किया 1230 ईस्वी में आक्रमण किया। इस प्रकार से इल्तुतमिश ने क्या किया कि 1226 ईस्वी में इवाज को पराजित किया और 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने इख्तियारुद्दीन बलका को पराजित किया। किसे पराजित किया छात्रों? इख्तियारुद्दीन बलका, जिसे बलका के नाम से भी जाना जाता है। इख्तियारुद्दीन बलका को इसने पराजित कर दिया। इख्तियारुद्दीन बलका को पराजित किया। 1226 में इवाज को पराजित किया। 1230 ईस्वी में इख्तियारुद्दीन बलका को पराजित करके बंगाल पर क्या किया? अपने अधिकार स्थापित कर लिया। तो इस प्रकार से छात्रों इसने दोआब क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के बाद बंगाल की तरफ रुख किया और बंगाल में पुनः शांति व्यवस्था स्थापित की तथा एक बार पुनः इल्तुतमिश ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत के अधीन ला दिया। तो इस प्रकार से बंगाल की जो समस्या थी, बंगाल की जो विकट समस्या थी, इस समस्या का भी इल्तुतमिश द्वारा समाधान किया गया। अब अगली जो समस्या है वो है मंगोल आक्रमण की समस्या। कौन सी समस्या छात्रों? मंगोल आक्रमण की समस्या। मंगोल आक्रमण की समस्या जैसे, तो इस समस्या का जो समाधान था वो किस प्रकार से हुआ? इस समस्या का समाधान कि मंगोल आक्रमण कर रहे थे। समाधान हो रहा है कि समस्या का समाधान कर रहे हैं मंगोल आक्रमण कर रहे हैं। मंगोलों ने कहा उत्तरी पश्चिमी सीमा मंगोल बर्बर आक्रमणकारी है। मंगोल आक्रमणकारियों का जो आक्रमण होता है बहुत ही भयंकर होता है। इस आक्रमण का सामना करने की ताकत इल्तुतमिश में नहीं थी। मंगोल जो आक्रमणकारी है, इनका जो नेता था चंगेज खां। कौन था इनका नेता? चंगेज खां क्या कर रहा है? चंगेज खां आक्रमण कर रहा है। आक्रमण का कारण क्या है? आक्रमण का कारण छात्रों ख्वारिज्म। चंगेज खान ने क्या किया? ख्वारिज्म पर आक्रमण किया और यहाँ का जो राजकुमार था जलालुद्दीन मंगवानी,
जलालुद्दीन मंगवानी, ख्वारिज़म का जो शासक है कौन है? जलालुद्दीन मंगवानी है। इस पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन मंगवानी क्या कर रहा है कि भाग रहा है। जलालुद्दीन मंगवानी भागता 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 कहाँ पर आया? ये आया सिंधु नदी, सिंधु नदी के तट पर पहुंच चुका है ये। और इसने इल्तुतमिश जो भारत का सुल्तान है, इल्तुतमिश भारत के सुल्तान इल्तुतमिश से किसने शरण मांगी? जलालुद्दीन ने। जलालुद्दीन ने भारत के सुल्तान इल्तुतमिश से शरण मांगी। तो अब इल्तुतमिश से इस दुविधा में पड़ गया कि यदि मैं शरण दे देता हूं तो भारत पर भयंकर आक्रमण होंगे, और ये आक्रमण किसका होगा? मंगोल आक्रमणकारी जो नेता है चंगेज खां का आक्रमण होगा, और विनाश, अत्यधिक विनाश होगा। अब इसके विनाश से इल्तुतमिश को बचना भी है और इसको शरण भी नहीं देनी है। और यदि वो शरण नहीं देता है तो चंगेज खां तो करेगा बाद में, सबसे पहले आक्रमण कौन कर देगा? जलालुद्दीन मंगवानी कर देगा। अतः इल्तुतमिश के समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई कि अब इस आक्रमण को किस प्रकार से रोका जाए और दोनों को ही संतुष्ट किस प्रकार से किया जाए। इधर चंगेज खां की जो सेना है, चंगेज खां की सेना भारत में प्रवेश कर रही है और उन्होंने सिंधु नदी के तट पर डेरा डाल दिया है, और जलालुद्दीन वहां से भागकर इल्तुतमिश के दरबार में पहुंचता है। अब इल्तुतमिश उससे कहता है कि भारत की जलवायु आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, अतः भारत की जो जलवायु है वो आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, अतः आप यहाँ के अतिरिक्त अन्य किसी जगह शरण प्राप्त करें। अर्थात भारत में यदि आप रहेंगे तो यहाँ की जो जलवायु है वो क्या है? आपके अनुकूल नहीं है। यहाँ की जलवायु गर्म है और आप ठंडे प्रदेश के हैं, तो यहाँ पर क्या है? आपके स्वास्थ्य के प्रतिकूल होगी। यह सुनकर जलालुद्दीन क्या करता है कि वहाँ से पलायन करके भाग जाता है। और जब इस बात का पता चंगेज खां और उसकी मंगोल सेना को लगता है तो ये चंगेज खां तथा उसकी जो मंगोल सेना है उसका पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे चली जाती है। तो इस प्रकार से छात्रों क्या किया? अलाउद्दीन इस प्रकार से इल्तुतमिश जो था, इल्तुतमिश ने क्या किया? भारत को मंगोल आक्रमण से बचा लिया। मंगोलों की जो समस्या थी, मंगोल क्या है? मंगोल मध्य एशिया के निवासी थे और ख्वारिज़म के शासक जलालुद्दीन पर आक्रमण किया। जलालुद्दीन वहाँ से भागता हुआ भारत में आया। भारत में जब वो आ रहा था तब उसने क्या किया? सिंधु नदी के किनारे पहुंचा और इल्तुतमिश के पास में सूचना पहुंचाई कि मैं आपसे शरण चाहता हूं, मेरा पीछा मंगोल आक्रमणकारी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में छात्रों इल्तुतमिश समझ गया कि यदि मैं इसे शरण दूंगा तो मंगोल जो आक्रमणकारी है, मंगोल आक्रमणकारी क्या करेंगे कि भारत पर आक्रमण करेंगे तथा दिल्ली में लूटपाट करेंगे, और मंगोलों के आक्रमण का सामना मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए उसने इसे शरण देने से मना कर दिया। मना कर दिया। तो दूसरी तरफ इल्तुतमिश ये भी जानता था कि यदि मैंने इसको खुल के सामने आके मना कर दिया तो ये पहले मेरे पे आक्रमण करेगा और इससे भारी नुकसान होगा। तब इल्तुतमिश ने कहा जलालुद्दीन को कि भारत की जलवायु आपके स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है, अतः हम आपको शरण नहीं दे सकते हैं, आप अन्य जगह शरण प्राप्त करें। जब इस बात का पता जलालुद्दीन को लगा तो वह अपने जो सेना सहित अपना जो उसका लश्कर था, उसकी जो सेना थी, उस सेना के सहित वह अन्य क्षेत्रों में चला गया। और जो मंगोल सिंधु नदी के तट पर अब पहुंच चुके थे, उन्होंने देखा कि भारत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसी प्रकार की कोई शरण नहीं दी है, अतः वो अपनी सेना को लेकर कहाँ चले गए? वो जलालुद्दीन का पीछा करता हुआ उसके पीछे चले गए। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने विवेक से, अपनी कुशल कूटनीति से क्या किया? उसने मंगोलों के आक्रमण से भारत की सुरक्षा की। तो इस प्रकार से मंगोलों की जो समस्या थी उस समस्या का भी उसने समाधान किया। छात्रों इल्तुतमिश को जो अमीर, काजी, धर्मगुरु, उलेमा, मुफ्ती, इस प्रकार के जो व्यक्ति थे ये सुल्तान मानने से मना कर रहे थे, लगातार षड्यंत्र कर रहे थे। अब इन लोगों का मुंह भी बंद करना अनिवार्य था।
और इल्तुतमिश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली थी। उसके विरुद्ध षड्यंत्र तो लगातार चल रहे थे, षड्यंत्रों का उसने दमन करने का प्रयास किया, जिसे तुर्की जो शासक थे, तुर्की जो अमीर हैं, तुर्की अमीरों का उसने दमन किया, उनको बंदी बना लिया, उनको कारावास की सजा दी। इस प्रकार से उनके आतंक को उसने समाप्त किया। इसके अलावा उसने खोखरों के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, खोखरों की शक्ति को उसने नष्ट करने का प्रयास किया। साथ ही उसने राजपूताना के जो राजपूत राजा थे, उन राजाओं पर आक्रमण किया तथा राजपूताना के काफ़ी क्षेत्रों पर उसने अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त उसने ये मंगोल आक्रमणकारी थे, ये भारत पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे। तो इल्तुतमिश ने मंगोल आक्रमणकारियों की समस्या का भी समाधान किया और इल्तुतमिश ने अपने प्रशासन को, अपने सारा साम्राज्य को सुरक्षित रखने का प्रयास किया। ये सभी करने के बाद इल्तुतमिश ने अब क्या किया कि खलीफा जो बगदाद के अंदर निवास करता था, उस खलीफा से क्या किया, इन्होंने मान्यता प्राप्त करने का कार्य किया। तो खलीफा से मान्यता प्राप्त करना इल्तुतमिश का एक महत्वपूर्ण कार्य था, जिससे कि क्या है कि जो इसके विरोधी थे, विद्रोही थे, उन विरोधी थे, इन लोगों का क्या हुआ, मुंह बंद हो गया। खलीफा से मान्यता प्राप्त करना, खलीफा से मान्यता प्राप्त करना, मान्यता प्राप्त करना, खलीफा से मान्यता प्राप्त करना। छात्रों, खलीफा कौन होते थे? बगदाद कहाँ की राजधानी है? इराक देश की राजधानी है। कौन है? बगदाद में मुस्लिम संप्रदाय का जो सबसे बड़ा धर्मगुरु था, वो क्या कहलाता था? खलीफा कहलाता था। जैसे आपने देखा होगा कि जो धर्मगुरु होते हैं, हिंदू धर्म का जो सबसे बड़ा धर्मगुरु होगा, वो इसी प्रकार से ईसाई धर्म का जो सबसे बड़ा धर्मगुरु होगा, जैसे ईसाई धर्म का सबसे बड़ा धर्मगुरु पोप होते हैं, तो ये धर्म की व्याख्या करते हैं तथा धर्म का प्रचार प्रसार करने का कार्य करते हैं और इनकी ये जो भी बात कहते हैं तो सभी इनकी बात मानते हैं। तो इसी प्रकार से क्या है कि जो बगदाद है, कहाँ है? इराक देश की राजधानी है बगदाद में मुस्लिम संप्रदाय का सबसे बड़ा जो नेता है, सबसे बड़ा जो धर्मगुरु है, वो कौन है? खलीफा है। खलीफा निवास करता है। खलीफा जिसे भी मान्यता प्रदान कर देता है तो सभी जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उन्हें वो मानना पड़ता है। खलीफा ने जो आदेश दे दिया उसको नकारा नहीं जा सकता है। खलीफा का आदेश ही सर्वश्रेष्ठ आदेश होता है। खलीफा के आदेश ही कानून होते थे। अतः इल्तुतमिश ने क्या किया कि अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए जो मौलवी थे, काजी थे, मुफ्ती थे, जो भारत में धर्मगुरु थे, ये गुलाम होने के कारण, जो इल्तुतमिश था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, गुलाम होने के कारण इल्तुतमिश का ये विरोध कर रहे थे। इल्तुतमिश का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। तो उन विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए इल्तुतमिश ने क्या किया? खलीफा कहाँ के थे? बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की। और जब इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की, उस समय बगदाद के खलीफा अल इमाम मुख्तसीर बिल्लाह अल इमाम मुख्तसीर बिल्लाह, ये बगदाद के खलीफा थे। कौन थे? अल इमाम मुख्तसीर बिल्लाह। ये बगदाद के खलीफा थे। इन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार कर लिया। भारत में तुर्की साम्राज्य का सुल्तान इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने स्वीकार तो जब तुर्की साम्राज्य का सुल्तान भारत में इसे इल्तुतमिश को स्वीकार कर लिया, तो सभी विरोधी जो भी धर्मगुरु तथा जो अमीर तथा जो निकटतम रिश्तेदार थे इल्तुतमिश के, वो जो विरोध कर रहे थे, वो उन विरोधियों का मुंह बंद हो गया और उन्होंने इल्तुतमिश को सुल्तान स्वीकार किया और इल्तुतमिश के खिलाफ षड्यंत्र होने बंद हो गए। खलीफा बगदाद के जो खलीफा हैं अल इमाम
मुक्तसिर, बिल्ला, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इल्तुतमिश को नासिर अमीर उल मोमनीत, नासिर अमीर उल मोमनीत, नासिर अमीर उल मोमनीत की उपाधि प्रदान की। इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा ने क्या किया छात्रों, नासिर अमीर उल मोमनीत की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ होता है खलीफा का सहायक। अर्थात जो इल्तुतमिश है वो किसका सहायक हो गया, खलीफा का सहायक हो गया है। खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में क्या कर रहा है, वो कार्य कर रहा है। तो इसका अर्थ क्या होता है छात्रों, खलीफा का सहायक, खलीफा का सहायक, खलीफा का सहायक। बगदाद के खलीफा ने नासिर अमीर उल मोमनीत की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ होता है खलीफा का सहायक। अब जब उसने ये उपाधि दे दी, तब इल्तुतमिश क्या हो गया, खलीफा का सहायक हो गया, खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में भारत पर शासन कर रहा है। जिसके कारण क्या हुआ कि जो उसके विरोधी थे इल्तुतमिश के, उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया और उनका क्या हुआ, मुंह बंद हो गया। इसके अतिरिक्त जो खलीफा है, खलीफा ने खिल्लत भेंट की, खलीफा ने इल्तुतमिश को खिल्लत भेंट की। खिल्लत क्या थे, वस्त्र थे। ये एक प्रकार का लाल वस्त्र होता था जो खलीफा की तरफ से किसी शासक को प्रदान किया जाता था। इल्तुतमिश को सुल्तान मान लिया गया और इल्तुतमिश को खलीफा ने क्या किया, खिल्लत मतलब वस्त्र, जो लाल रंग का वस्त्र है, वो भेंट किया। इस प्रकार से सभी विद्रोहियों का मुंह बंद हो गया और इल्तुतमिश दिल्ली का सर्वोच्च पद सुल्तान के रूप में वो काबिज हुआ और उसके विरोधियों का मुंह बंद हो गया, उसका साम्राज्य सुरक्षित हो गया। इस प्रकार से छात्रों, इल्तुतमिश ने एक गुलाम के रूप में अपना जीवन यापन किया। गुलाम के रूप में वो जीवन यापन करते हुए धीरे धीरे उसने अपनी योग्यता के बल पे, अपनी प्रतिभा के बल पे, अपनी वीरता निडरता के बल पे क्या किया कि सुल्तान का पद प्राप्त किया। सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद भी उसके साम्राज्य में उसके समक्ष अनेक कठिनाइयां थी। तुर्की अमीर थे, लगातार उसका विरोध कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो खोखर जाति थी, खोखर जाति लगातार विरोध कर रही थी। राजपूत राज्य थे, राजपूत राज्य अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। साथ ही जो दुआब क्षेत्र के में बनारस, अवध, रुहेलखंड, बहराइच, इस प्रकार के जो क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों ने स्वतंत्रता स्थापित कर ली। तो दूसरी तरफ बंगाल में जो स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो गई। इसके अतिरिक्त कुबाचा, मर्दान खां और यलदोज नाम के जो बड़े सूबेदार थे, शक्तिशाली सूबेदार थे, उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर दी और इसे सुल्तान पद से हटाने का प्रयास करने लगे। परंतु इसने धैर्य का परिचय दिया और धैर्य नहीं खोया और इसने क्या किया, इन सभी कठिनाइयों का निराकरण करते हुए एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। इसके साम्राज्य में जो इल्तुतमिश के साम्राज्य में कौन कौन से क्षेत्र आते थे, वो क्षेत्र इस प्रकार से हैं। इल्तुतमिश का जो साम्राज्य था, उस साम्राज्य में निम्नलिखित क्षेत्र आते थे। जैसे इल्तुतमिश का साम्राज्य, इसके साम्राज्य में सिंध, मुल्तान, पंजाब, दोआब, मालवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, राजपूताना के कुछ क्षेत्र, जैसे अजमेर, तवनगढ़,
सांबर, जालोर, नागौर, ग्वालियर, कालिंजरा, इस प्रकार से जो संपूर्ण उत्तरी तथा पश्चिमी भारत व पूर्वी भारत, उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत व पूर्वी भारत तक इल्तुतमिश ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर दी। और विशाल साम्राज्य, उसके जो विशाल साम्राज्य था उस साम्राज्य में सिंध, मुल्तान, पंजाब, दोआब, मालवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा राजपूताना के कुछ क्षेत्र आते थे। राजपूताना में उसके अजमेर, तवनगढ़, सांबर, जालोर, नागौर, ग्वालियर, कालिंजरा के क्षेत्र आते थे। इसके अतिरिक्त उसने क्या किया, इसके साम्राज्य में गजनवी, जिसे गजनी के नाम से भी जाना जाता है, इस क्षेत्र को भी उसने क्या किया, अफगानिस्तान का क्षेत्र है ये गजनवी या गजनी, तो इस क्षेत्र पे भी उसने क्या किया, विजय प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश के साम्राज्य में संपूर्ण पूर्वी भारत तथा संपूर्ण पश्चिमी भारत तथा संपूर्ण जो मध्य भारत का क्षेत्र है तो वो सभी इसके साम्राज्य के अंदर विद्यमान था। साथ ही पश्चिमी भारत के कुछ क्षेत्र, जैसे राजपूताना पश्चिमी भारत में आता था, तो इसके कुछ क्षेत्र भी उसके कब्जे में थे। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने क्या किया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश अपने जो एक गुलाम के रूप में जीवन यापन करते हुए, और उसने एक जो अपनी योग्यता के बल पर, अपनी कुशल कूटनीति व चतुरता के बल पर सुल्तान का पद प्राप्त किया। और सुल्तान का पद प्राप्त करने के बाद उसने अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश की जो राजधानी थी वो थी दिल्ली। इल्तुतमिश ने क्या किया कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो कि लाहौर थी, लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित तथा स्थानांतरित करके कहाँ लाया, वो दिल्ली में लाया। तो इस प्रकार से क्या है, इल्तुतमिश द्वारा अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई। और दिल्ली में तुर्क साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन कहलाता है, इल्तुतमिश कहलाता है। तथा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तथा गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक जिसे माना गया, वो किसे माना गया है, वो इल्तुतमिश को माना गया है। इस प्रकार से भारत में स्थायी रूप से वास्तविक मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की, इल्तुतमिश द्वारा की। तो इस प्रकार से इल्तुतमिश ने कठिन परिस्थितियों में भी अपने साहस, निडरता, योग्यता व चतुरता के कारण क्या किया, विशाल साम्राज्य की स्थापना की तथा अपने तुर्की साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान किया। तो छात्रों, इस प्रकार से इल्तुतमिश का जो टॉपिक था, अब आता है इल्तुतमिश का मूल्यांकन, कि इसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया गया है। मूल्यांकन, इल्तुतमिश का मूल्यांकन। वीर योद्धा, इल्तुतमिश एक वीर योद्धा था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में वीरता का परिचय दिया और इसकी वीरता तथा इसकी निडरता से जो प्रसन्न होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे सर जानदार इल्तुतमिश ने इसने क्या किया, सर जानदार तथा अमीर ए शिकार जैसे पद प्रदान किए। अमीर ए शिकार जैसे पद प्रदान किए। ये अपनी वीरता के दम पर ही इसने अंगरक्षकों का स्वामी, सर जानदार का मतलब होता है अंगरक्षकों का स्वामी, ये पद प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त अमीर शिकार का इसने पद प्राप्त किया। अपनी वीरता के दम पर, अपनी निडरता के बल पर इसने ये पद प्राप्त किए। और कालांतर में इसकी वीरता को देखकर, इसके आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर कुतुबुद्दीन ऐबक प्रसन्न हो गया और इसे दास्ता के बंधन से मुक्त कर दिया। दास्ता के बंधन से मुक्त करने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी एक पुत्री का विवाह भी किससे करवा दिया, इल्तुतमिश से
इससे करवा दिया। तो इस प्रकार से क्या है, ये एक वीर योद्धा था, इसका ये प्रमुख गुण था वीर योद्धा। आकर्षक व्यक्तित्व, अगला इसका जो आकर्षक व्यक्तित्व, ये इल्तुतमिश आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। आकर्षक व्यक्तित्व के कारण ही इसकी ये अत्यधिक सुंदर था। ये स्नेहशील व्यक्ति था, धैर्यवान व्यक्ति था, मिलनसार व्यक्ति था, जिसके कारण इसके जो भाई इससे ईर्ष्या करते थे। अत्यधिक सुंदर था ये, अत्यधिक सुंदर होने के कारण इसके भाई क्या करते थे, इससे ईर्ष्या करते थे और उन्होंने इसे एक घोड़े के व्यापारी को बेच दिया, इसे दास बना के घोड़े के व्यापारी को बेच दिया। परंतु इसके आकर्षक व्यक्तित्व को पहचान पाया, कौन पहचान पाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके आकर्षक व्यक्तित्व को पहचान लिया और इसे 1 लाख जीतल, कितने, 1 लाख जीतल, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1 लाख जीतल, जीतल का मतलब होता तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का, 1 लाख जीतल में क्या किया, खरीद लिया। तो इस प्रकार से इसके आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे खरीदा और खरीदा तो इल्तुतमिश ने भी स्वामी भक्ति का परिचय दिया और आजीवन कुतुबुद्दीन ऐबक की सेवा की और बड़े बड़े पद प्राप्त किए और अंत में अपने आकर्षक व्यक्तित्व के कारण, अपनी वीरता के कारण ये 1211 ईस्वी में सुल्तान के पद पर काबिज हुआ। तो इस प्रकार से आकर्षक व्यक्तित्व इसका प्रमुख गुण था। इसके अतिरिक्त महान विजेता इल्तुतमिश महान विजेता था। इल्तुतमिश से पहले जितने भी शासक आए, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक था, मोहम्मद गोरी था, इसने इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं की। मोहम्मद गोरी तो एक लुटेरे के रूप में आया था और भारत में लूटपाट करके पुणे वापस लौट गया, परंतु कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर भारत में तुर्की साम्राज्य की स्थापना कर दी, परंतु वो भी इतने विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाया था जितना किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। महान विजेता, इल्तुतमिश महान विजेता था। इसने सिंध क्षेत्र पर विजय प्राप्त की, पंजाब, मुल्तान, दोआब, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, राजपूताना, जैसे विशाल राजपूताना, गजनवी जैसे विशाल क्षेत्रों पर इसने अपना आधिपत्य स्थापित किया और संपूर्ण इसने पश्चिमी भारत, उत्तरी भारत, मध्य भारत व पूर्वी भारत पर इसने क्या किया, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। महान विजेता था ये। अपने जो विरोधी थे कुबाचा ने जब लाहौर पे आक्रमण किया तो इसने एक विशाल सेना लेकर कुबाचा पर आक्रमण किया और कुबाचा भागते हुए सिंधु नदी में जाकर जो डूब गया और उसकी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार से 1215 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध में क्या किया इसने, तराइन के तृतीय युद्ध में यल्दोज नाम का जो इसका प्रबल प्रतिद्वंदी था, यल्दोज जो इसका प्रतिरोध कर रहा था, प्रबल प्रतिद्वंदी था, इस यल्दोज का इसने क्या किया कि उसको पकड़ लिया, पराजित कर दिया, उसे पकड़ लिया तथा बदायूं ले जाकर उसकी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से क्या है कि ये महान विजेता था, विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली और तराइन के युद्ध में यल्दोज नामक जो इसका प्रतिद्वंदी था उसे पराजित कर दिया। इसके अतिरिक्त जो कुबाचा को भी इसने क्या किया, पराजित कर दिया और एक सुरक्षित साम्राज्य की इसने स्थापना की। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश से कट्टर सुन्नी मुसलमान, इल्तुतमिश से कट्टर सुन्नी मुसलमान था। ये इस्लाम के नियमों का पालन करता था। हिंदुओं को इसने जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया, हिंदुओं से जजिया कर वसूला
अनेक प्रकार के हिंदुओं पर कर लगा दिए, हिंदू मंदिरों को विध्वंस किया इसने, तथा इसने जबरन हिंदुओं को मुस्लिम धर्म स्वीकार करवाया। जिन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार करने से मना कर दिया उनको मौत के घाट उतार दिया। इसके अतिरिक्त हिंदू स्त्रियों तथा पुरुषों को पकड़कर मंडियों के अंदर बेचा, मंडियों में दास के रूप में इन्हें बेचा। तो इस प्रकार से क्या था कि ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था, इस्लाम के नियमों का कट्टरता से पालन करता था इसने। तो इस प्रकार से जो ये कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इसके अतिरिक्त कला व साहित्य का संरक्षक, इल्तुतमिश कला व साहित्य का संरक्षक था। इसने कला तथा साहित्य की तरफ ध्यान दिया। कला व साहित्य का संरक्षक, कला व साहित्य का संरक्षक। छात्रों, इसने दिल्ली में कुतुब मीनार, छात्रों दिल्ली में जो मेहरौली नामक स्थान है वहाँ कुतुब मीनार स्थित है। ये कुतुब मीनार किसने बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस कुतुब मीनार को बनाना प्रारंभ किया, परंतु वो इसे पूरी नहीं करवा सका। अतः इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने इसे पूरी करवाया। इल्तुतमिश ने इसे पूरा करवाया। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बख्तियार, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया, परंतु इसे ये पूरी नहीं करवा सका और 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। उसके बाद में इसने क्या किया? कुतुब मीनार को पूरा करवाया। इसके अतिरिक्त इसने जो बदायूं के अंदर जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बदायूं में इसने क्या किया? जामा मस्जिद का निर्माण कराया। जामा मस्जिद। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रारंभ में बदायूं का सूबेदार रह चुका था, अतः इसने बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। और इसके अलावा इल्तुतमिश को गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इसने सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका एक मकबरा बनवाया और अपना स्वयं का मकबरा इसने दिल्ली में बनवाया। जब मुस्लिम शासकों की मृत्यु हो जाती थी तब जहाँ उन्हें दफनाया जाता था तो वो दफनाने के स्थान पे एक भवन का निर्माण करवा देते थे, ताकि उनकी मृत्यु के बाद में उनको वहाँ पर दफनाया जा सके। तो भारत में सर्वप्रथम गुंबद वाला जो दोहरी गुंबद है, अर्थात जो घुमटी होती है ऊपर, आपने देखा होगा कि जो गोल गोल गुंबद होती है किसी भवन के ऊपर, तो उस प्रकार से जो गुंबद का निर्माता, गुंबद वाला मकबरा भारत में प्रथम बार दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में कहाँ बनवाया? दिल्ली के सुल्तानगढ़ी। भारत में प्रथम बार जो गुंबद वाला मकबरा है वो किसने बनवाया? इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में दिल्ली के सुल्तानगढ़ी में उसका निर्माण करवाया। इसी प्रकार की जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसने जो कुतुब मीनार निर्माण करने का कार्य प्रारंभ कर रखा है वो पूरा नहीं हो पाता है, तब इल्तुतमिश उसे पूरा करवाता है। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। सुल्तानगढ़ी जो कि दिल्ली में स्थित है, सुल्तानगढ़ी में अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद की याद में ये मकबरा बनवाता है, जो भारत का गुंबद वाला प्रथम मकबरा कहलाता है। इसके अतिरिक्त सुल्तान की उपाधि जो प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? भारत में सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला गुलाम वंश का प्रथम सुल्तान था इल्तुतमिश। इसने सुल्तान की उपाधि प्राप्त की और इसे सुल्तान की उपाधि किसने दी? बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने क्या किया? इक्ता प्रथा, जिस प्रकार से जागीर प्रथा होती है
सामंतवादी व्यवस्था, प्राचीन भारत में जो राजपूत काल में सामंतवादी व्यवस्था प्रचलित थी, तो इल्तुतमिश ने एकता प्रथा की व्यवस्था भारत में की, जिससे वो अपने विशाल साम्राज्य को सुसंगठित रख सके, विशाल साम्राज्य पर ध्यान रख सके। इसलिए उसने अपने साम्राज्य को एकता व्यवस्था के अनुरूप बांटा। तो इस प्रकार से भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था प्रारंभ करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम एकता व्यवस्था प्रारंभ की गई। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश ने सभी रीति रिवाजों को छोड़ के, उत्तराधिकार की नियम को छोड़ के अपनी पुत्री रजिया, इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी? रजिया, पुत्री थी इसकी रजिया। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया को सुल्तान बनाया। वो अपने पुत्रों को भी सुल्तान बना सकता था, लेकिन उसने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? अपना उत्तराधिकारी उसने उसकी पुत्री रजिया को घोषित किया। रजिया भारत में प्रथम मुस्लिम शासिका थी। वैसे छात्रों, भारत में महिला शासिका के रूप में ये प्रथम नहीं है। प्रथम जो महिला शासिका है वो है सातवाहन वंश। प्राचीन भारत के इतिहास में जो सातवाहन वंश आता है, उस सातवाहन वंश में जो नागनिका नाम की जो रानी थी सातवाहन वंश की, वो प्रथम भारत की महिला शासिका थी। परंतु मध्यकालीन भारत के इतिहास में प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। गुलाम वंश में प्रथम जो महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। सल्तनत काल की प्रथम महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। प्रथम तुर्क महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान को उसने क्या किया? अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इसके अतिरिक्त इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाई गई राजधानी लाहौर को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया और उसने अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली को घोषित किया। तो इस प्रकार से छात्रों, इल्तुतमिश से आकर्षक व्यक्तित्व का धनी था। इल्तुतमिश एक महान विजेता था। इल्तुतमिश एक योग्य सेनापति था। इल्तुतमिश कला व साहित्य का संरक्षक था। इल्तुतमिश मुसलमानों के प्रति उदार था, हिंदुओं के प्रति कट्टर था। इल्तुतमिश कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इल्तुतमिश द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया गया, दिल्ली में सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया गया। इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अपने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई। और विशाल साम्राज्य की स्थापना के बाद में उसने क्या किया कि यहाँ की जो राजस्व व्यवस्था थी, कहाँ की? जो तुर्की साम्राज्य की राजस्व व्यवस्था थी वो डामाडोल हो रही थी। ऐसी स्थिति के अंदर उसने क्या किया? राजस्व को भी सुधारने का प्रयास किया। इसके एक विशेषता ये भी थी कि उसने कि जो गिरती हुई राजस्व व्यवस्था थी उसको सुधारने का प्रयास किया। और इसने टंका नामक एक सिक्का चलाया, जो कि चांदी का सिक्का होता था। कौन सा सिक्का? चांदी धातु से बना हुआ सिक्का है। एक सिक्का चलाया जीतल, ये था तांबे का सिक्का। टंका नामक जो चांदी का सिक्का चलाया, ये शुद्ध अरबी ढंग का सिक्का था, बिल्कुल विशुद्ध अरबी ढंग का सिक्का था। 175 ग्रेन इसका वजन था। इसका वजन कितना था छात्रों? 175 ग्रेन इसका वजन था। और इसने टंका नामक जो शुद्ध चांदी का सिक्का चलाया। इसके साथ ही इसने जीतल, जो कि तांबे के सिक्के होते हैं, जीतल नामक जो तांबे का सिक्का इसने चलाया। तो इस प्रकार से छात्रों, इल्तुतमिश द्वारा एक गुलाम के रूप में जीवन यापन करते हुए धीरे धीरे सरजानदार, अमीर शिकार और उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को पराजित करके, और इसने 1210 ईस्वी में आराम शाह को पराजित कर दिया और 1211 ईस्वी में ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसने लाहौर से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की और अपने समक्ष जो समस्याएं थी अमीर तुर्कों की समस्या हो उसका निराकरण किया। इसके अतिरिक्त इसने अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए 40
अमीर जो गुलाम थे उनका एक संगठन बनाया जो तुर्कान चहलगामी के नाम से, 40 अमीर गुलामों के दल के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। इसने अपने साम्राज्य को स्थायित्व प्रदान करने के लिए तथा स्थायित्व प्रदान करने के लिए विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अपने साम्राज्य को एकता व्यवस्था में इसने बांटा। इसने बिहार, बंगाल, सिंध, मुल्तान, पंजाब, राजपुताना के क्षेत्र पर इसने अधिकार कर लिया और इस प्रकार से इसने क्या किया कि संपूर्ण उत्तरी भारत, पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत पर अधिकार करने के बाद में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। और इसने मुसलमानों के प्रति उदारतापूर्वक रवैया अपनाया, परंतु इसने हिंदुओं के प्रति उदारतापूर्वक रवैया न अपनाते हुए जो महाकाल का मंदिर उज्जैन में उस पर आक्रमण किया, उसको तोड़ दिया। ग्वालियर में इसने मंदिरों को तोड़े तथा रणथंभौर में आक्रमण करके इसने मंदिरों को तोड़े। इस प्रकार से इसने दोआब क्षेत्र में इसने हिंदू राज्यों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार से इसने क्या किया, एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। विशाल साम्राज्य की स्थापना करने के बाद में इसने टंका तथा जीतल नामक जो सिक्के हैं, टंका चांदी का सिक्का तथा जीतल जो तांबे का सिक्का है वो चलाया तथा मुद्रा व्यवस्था में भी इसने सुधार की। ये भारत का प्रथम ऐसा तुर्की सुल्तान था जिसने अपने विद्रोहियों का मुंह बंद करने के लिए खलीफा, जो बगदाद का खलीफा है, उस खलीफा जो मुस्लिम संप्रदाय का धर्मगुरु था, जो खलीफा के नाम से जाना जाता था और बगदाद में निवास करता था, उस खलीफा से इसने क्या किया कि इसने मान्यता प्राप्त की और खलीफा ने इसे नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि प्रदान की, जिसका अर्थ होता है खलीफा का सहायक। साथ ही खलीफा ने इससे खिल्लत, एक विशेष प्रकार का वस्त्र भेंट किया जिससे इसके विद्रोहियों का मुंह बंद हो गया। तो इस प्रकार से छात्रों इसने अपने साम्राज्य का निर्माण किया तथा भारत में वास्तविक जो तुर्की सत्ता का संस्थापक, भारत में वास्तविक गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। तो इस प्रकार से छात्रों आज हमारा इल्तुतमिश का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।